नमस्कार। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। किसी भी राज्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होता है कि उसमें अच्छे उद्योग लगें। और जो भी इन हाउस उद्योग वहां के रहने वाले लोगों ने उद्योग लगाए हैं, उसके अलावा बाहर से भी निवेश लाया जा सके, यानी कि विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सके। इसी को लेकर सरकारों की एक कोशिश रही है कि विदेशी निवेश को कैसे आकर्षित किया जाए। इस बार भजनलाल सरकार ने इस कोशिश को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए इस बार किया है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट राइजिंग राजस्थान 2024 दिसंबर में होने वाला है। और इस आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री की जो कोशिशें हैं, पिछले कुछ दिनों में जो भागदौड़ है देश से लेकर विदेश तक, वो साकार होती हुई भी नजर आ रही है। दौरा भी उन्होंने हाल ही में किया है और ये कहा है कि सूरज की ताकत से विकास का एक नया सवेरा राजस्थान में होने वाला है। खैर, पिछले जो रिसर्जेंट राजस्थान की तरह और दूसरे आयोजन हुए विदेशी निवेश को लेकर, चाहे राइजिंग राजस्थान की बात करें या फिर किसी दूसरी शक्ल में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए दूसरी सरकारों ने जो आयोजन किए हैं, कितनी कोशिशें उनकी कामयाब हुई हैं, पिछली बार से क्या सबक लिए गए हैं, ताकि इस बार जो एमओयू हुए हैं वो धरातल पर उतरते हुए नजर आए। इस बार क्या खास हो रहा है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो कोशिशें हैं, भागदौड़ है, वो कितनी साकार होती हुई नजर आ रही हैं। और अगर हम कहें कि विकसित भारत का जो सपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसको उसमें कितना और तेजी लाती हुई नजर आती है। खैर, विपक्ष के नाते उसमें हम खामियां भी विपक्ष की तरफ से जो होंगी उनको भी सामने रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मकसद सिर्फ एक है। हो सकता है कि सारी चीजें एक ही व्यक्ति ना देख पाए, जो खामियां सामने निकल कर आ रही हैं उन खामियों को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि मकसद सिर्फ एक है, विदेशी निवेश राजस्थान में आए, वसुंधरा को गुलजार करे, यहां पर ना सिर्फ उद्योग पनपे बल्कि आर्थिक रूप से सशक्त होने के साथ ही यहां पर रोजगार के अवसर भी बढ़ाने को लेकर ये कोशिशें कामयाब होती हुई नजर आए। इसी को लेकर आज हम समीक्षा करते हुए बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे एक डिबेट के अंदाज में। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है उन सभी से आपका तारुफ करवा देते हैं। बीजेपी से प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ शैलेश कौशिक जी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से हमारे साथ सीएल यादव जी जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। श्याम जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। देखिए, पिछली बार के आपने देखे होंगे जो भी इस तरह के आयोजन हुए हैं विदेशी निवेश को आकर्षित करने को लेकर, क्या उनका अंजाम रहा है? कई तरह की खामियां रही, कई तरह की शिकायतें उनमें रही। एमओयू का जो आंकड़ा सामने आता है वो जब हम देखते हैं तो वो ऐसा लगता है, एक डायलॉग है फिल्म का, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। लेकिन जब वक्त गुजरता है और धरातल पर चीजें होने लगती हैं तो पता चलता है कि यह आंकड़ा उस उम्मीद के मुताबिक सामने नहीं आ पाया। इस बार आपको कितनी उम्मीद नजर आती है कोशिशों से जो यहां पर की जा रही हैं? देखिए प्रभात जी, सपना तो सुनहरा है, अच्छा भी है, सबको सपना देखने का अधिकार है। हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार के पहली साल में ये सपना देख रहे हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि पिछले अब बीतेंगे 5 अभी तो हो जाएगा दिसंबर में। ये कार्यक्रम तो अच्छा जोर शोर से तैयारी भी चल रही है, की भी जानी चाहिए। सरकारें सारी करती है कि हमारा नाम अमर रहे, तो कोशिश होनी चाहिए। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने आपने देखा कि वो कई देशों की यात्रा करके एमओयू साइन करके आए, कह रहे हैं कि राजस्थान में सूरज तो है, राजस्थान में सबसे ज्यादा सूरज का प्रकाश राजस्थान को मिलता है और उसका फायदा देखिए सबने उठाने का कोशिश की। लेकिन मेरा मानना है कि एमओयू तो होंगे, एमओयू में तो कोई दिक्कत नहीं होती, एमओयू तो अब तक होते भी आए हैं। यदि मैं 20% भी यदि इसमें सफल एमओयू हो जाते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ, क्योंकि पहले अब तक के एमओयू हुए लेकिन धरातल पे उतर पाने में सक्षमता इसलिए नहीं आई कि लाल फीताशाही इसमें बहुत ज्यादा उलझने पैदा करती है। उनको कोई जरूरत नहीं थी, वो तो अपने अफसरशाही की तरह आते हैं और काम करते हैं, और उनको तो विभाग बदलोगे क्या बदलोगे, उनका तो और का ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री जी की अभिलाषा, मुख्यमंत्री की इच्छा अच्छी है। मैं मान के चलता हूँ कि हम तो उसको कहेंगे कि बलीभूत हो, उनका सपना साकार हो। जिस प्रकार से वो चाहते हैं कि राजस्थान में खेल का हब भी बने, आपके देखिएगा कि सौर ऊर्जा का हब भी बने राजस्थान, और जिस प्रकार से वो चाहते हैं। लेकिन राजस्थान का निश्चित तौर पर जो हमारा इंडस्ट्रीज का मालिकाना बहुत सारे हमारे घराने ऐसे हैं जो राजस्थान में सफल नहीं हो पाए थे, वो अपने घरानों को सबको बाहर लेके गए। मैंने सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक देखा था, जो प्रवासी राजस्थानियों को बुला करके यहाँ न्योता देने की बात हुई थी कि भाई आप हमारे यहाँ भी कार्यक्रम शुरू करो, हमारे यहाँ उद्योग लगाओ। तो मेरे को मालूम है कि राहुल बजाज थे, उन्होंने साफ कहा था मंच पे आकर के
कि मुख्यमंत्री जी आप हमारे गांव में एक सड़क बनवा लो, हमसे कोई विद्यालय बनवा लो, या छोटा मोटा काम करा लो। अगर उद्योग धंधे हमको यहीं से भलीभूत होते तो हमको बाहर जाकर के अपना जाने की धंधा क्यों जरूरत ही नहीं शुरू पड़ती। करना। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हाँ, अब क्योंकि देखिएगा कि मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से कोरिया का जो हब, जापान का हब हमारे राजस्थान में जिस प्रकार से अलवर जिले में विकसित हो रहा है, हाँ वो लोग आ सकते हैं। और वो क्योंकि जिस प्रकार से पहले भी उनका कारोबार है, तो उनको अगर सुविधाएं सही तरीके से दी जाएगी तो हाँ, सुनहरा राजस्थान तो बन सकता है और विकसित राजस्थान भी बन सकता है। लेकिन दिली इच्छा ये होनी चाहिए कि हमारे लाल फीताशाही जो अधिकारी हैं उनकी लगाम को किस प्रकार से पकड़ा जाए, किस प्रकार से उनको काम करने वाले अधिकारी लग जाए। देखिए, उनको डॉलर अधिकारी बना तो दिया जाता है, अधिकारी अंदर से उठ करके सेठ जी को विश करने नहीं जाएगा। बाहर से कोई व्यापारी आएगा तो उसको रिसीव करने नहीं जाएगा, वो कहेगा भाई आएगा तो मेरे चैम्बर में आएगा, मेरे चैम्बर को धोख लगाएगा तो मैं काम करूंगा, बाकी मैं काम नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति हो सकती है। देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने जो कुछ करके दिखाया कि देखिए, जो व्यापारी आपके यहाँ आता है या उद्योगपति आता है उससे पूछा जाना चाहिए कि भाई आपको किन किन सुविधाओं की जरूरत पड़ेगी, किस प्रकार से इसका समाधान किया जा सकता है। यदि इस पर काम होगा तो निश्चित रूप से मैं मान सकता हूं कि आने वाला कल जो राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री जी सोच के बैठे वो सफल हो सकता है। इसमें दो राय नहीं है, इसमें कोई राजनीति करने की कोई परिप्रेक्ष्य, राजनीतिक दल भी इसमें कोई ये नहीं कहेंगे कि राजस्थान में उद्योग आएंगे तो उनको कोई दिक्कत होगी। निश्चित रूप से हमारे बहुत सारे ऐसे हैं, देखिए इनका ही एक विंग है जो आरएसएस का है, लघु उद्योग भारती, आपने नाम सुना होगा। जी जी। उन्होंने बहुत सारे सुझाव सरकार को दिए हैं। उनका अब भी मानना था कि हमारे अनुरूप उनकी नीतियों में परिवर्तन करने की जरूरत है, नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा मुझे नहीं पता। मुख्यमंत्री जी को निश्चित तौर पर उनके दिए गए सुझावों को मान करके निश्चित रूप से जो उद्योग लगाने में परेशानी आती है उसको दूर उनको करने दूर की करना जरूरत है। चाहिए। और देखिए, मैं बिल्कुल। कहता हूँ कि 20% तो ऐसे होंगे उद्योग जो कि लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, जमीनों की ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 75% उद्योग तो जब तक नहीं लग पाएंगे जब तक कि उन्हें जमीनों का आवंटन नहीं होगा। और आपने आवंटन बिल्कुल करने के लिए कमजोर नस पर हाथ रखा है, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, खामियों को ढूंढना बहुत जरूरी है। शैलेश जी, आपके पास आना चाहिए। ये बात सही है। मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात को क्योंकि अफसरशाही को जवाबदेही उसकी तय होना बहुत जरूरी है। देखिए, जो रिसर्जन राजस्थान किया था वसुंधरा सरकार ने, एमओयू कई साइन हुए वहां पर, लेकिन हुआ ये कि 2017 में कैंप लगाने पड़े, जेडीओ को लगाना पड़ा, राजस्व विभाग को लगाना पड़ा। इसके अलावा आप ये समझिए कि जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग, इन सभी को मिलकर कैंप लगाना पड़ा, क्योंकि जो एमओयू हुए थे उन्होंने अफसरशाही की वजह से अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। और फिर उसके बाद वो जो कैंप लगे, उन कैंप में भी कोई विदेशी निवेशक नहीं आया। तो उसका जो परिणाम था, उस अफसरशाही की वजह से सरकार को भुगतना पड़ा, और सरकार को क्या, प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ा। तो ये जो दिक्कत है इस बार, क्या लगता है आपको? जाहिर सी बात है, जब इतने सुझाव आए हैं, इतना विश्लेषण किया गया है, तो मुख्यमंत्री भजनलाल जी को यह भी पता होगा कि अफसरशाही को इसमें किस तरह से इसका हिस्सा बनाया जाए और उनकी जवाबदेही कैसे तय की जाए। कितना हम सुनिश्चित माने कि अफसरशाही की वजह से कम ये जो राइजिंग राजस्थान है ये कामयाब होगा, उम्मीदों पर खरा उतरेगा। देखिए प्रभात जी, जब सरकार की और मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति हो, मानसिकता हो किसी भी काम करने की, तो उसके लिए किसी भी तरीके के अवरोध को दूर करना भी बहुत आसान होता है। मजबूत आवश्यकता होती है दृढ़ इच्छा शक्ति की, और वो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने दिखाया है। चाहे वो जिस तरीके से ऊर्जा सेक्टर में तमाम निवेश किए, और जिस तरीके से आज की डेट, पहले भी तमाम निवेश हुए थे गहलोत सरकार के टाइम पर, लेकिन जब उन ऊर्जा कंपनी को जमीन तक नहीं मिली थी, आज माननीय मुख्यमंत्री जिस तरीके से लगातार काम कर रहे हैं। अब बात आती है राजनीति राजस्थान की। देखिए, कई बार निश्चित रूप से पहले भी हुए और उनमें मनवांछित सफलता नहीं मिली, ना राजस्थान को मिली ना तत्कालीन सरकारों को मिली। लेकिन आप प्रभात जी इस बात का दूसरा पहलू भी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी सरकार के पहले कार्यकाल में इस दीर्घकालिक, इस महत्वाकांक्षी और राजस्थान के लिए आवश्यक योजना को अंजाम देने की कार्रवाई शुरू की, और उसकी सफलता भी देखिए आप किस तरीके से लगातार, चाहे एक एक देश के लिए एक एक आईएएस को लगाया गया, तमाम तरीके के अधिकारी खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने दौरे किए। और सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी निवेशक होता है, जब वो इतना बड़ा निवेश करता है, चाहे वो देश का हो चाहे विदेश का हो, मैं श्याम जी की बात सहमत हूं, जब करना चाहता है, जब उसको लगता है कि मेरा निवेश सुरक्षित है और मैं उसी सरकार
सरकार के कार्यकाल में जिसमें शुरू करूं उसमें उस अपने निवेश को, अपने व्यापार को धरातल पर लाकर और उसको आगे बढ़ा सकूं। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले साल में इस योजना को अंजाम दिया और यही कारण है कि तमाम निवेशक, चाहे वो देश के हैं विदेश के हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो निवेश है इसी सरकार के अंतर्गत, इसी सरकार के कार्यकाल में धरातल पर आएगा, निवेश शुरू होगा, व्यापार शुरू होगा और वो सक्सेस भी होगा। तमाम तरीके की माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, आपने सुना होगा कि 21 तरीके की नई नीतियां ला रहे हैं ताकि इन नीतियों के माध्यम से निवेशकों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे एक सिंगल विंडो योजना के माध्यम से किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत निवेशकों को नहीं है और वो धरातल पर अपने काम को सुचारू रूप से कर सके, उनकी जो समस्या हो उनका समाधान उनका नोडल अधिकारी सही तरीके से कर सके। इसके लिए राजस्थान की सरकार लगातार काम कर रही है। जी, अब बिल्कुल देखिए, कोशिश यही है और इस बात की खैर तारीफ भी की जानी चाहिए कि अपने कार्यकाल के पहले साल में ही इस तरह की कोशिशें मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही हैं। मैं हमारे यादव जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, कांग्रेस सरकार से हम थोड़ा सा तुलना करें, मैं उससे तुलना बाद में करूंगा, लेकिन उससे पहले यह सवाल करूंगा, विपक्ष होने के नाते आप कितनी उम्मीद करते हैं? और जाहिर सी बात है कमियां तो आप निकालेंगे ही, लेकिन आपकी तरफ से सुझाव भी आने चाहिए। सुझाव इसलिए आने चाहिए क्योंकि जो भी बात हो रही है वो राजस्थान को लेकर हो रही है, राजस्थान के उत्थान को लेकर, राजस्थान के विकास को लेकर हो रही है। खामियां आपको क्या नजर आती हैं और उनको दूर करने के लिए आपकी तरफ से सुझाव क्या है? प्रभात जी, कांग्रेस एक सकारात्मक विपक्ष रहा है जब भी विपक्ष में बैठा है, और कभी भी उसने जो पूर्ववर्ती सरकार रही है, जैसे हमारे से पहले भाजपा की सरकार रही 13 से 18, हमने कोई भी प्रोजेक्ट को अटकाने का लटकाने का काम नहीं किया। हमने उनको मंजिल तक पहुंचाया। आगाज यदि भाजपा ने किया है तो भी हमने उसको कंप्लीट किया, और आगाज हमने किया तो हमने ही उसको कंप्लीट किया। मेट्रो, जयपुर मेट्रो इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। 2013 में हम उद्घाटन भी करके गए थे, 2019 में आकर के 20 में भी हमको उसका उद्घाटन करना पड़ा। 5 साल में भाजपा ने कोई काम नहीं किया था। रिफाइनरी, जो एक बहुत बड़ा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था इस राजस्थान का, जिसको 5 साल तक भाजपा ने अटकाया। ERCP का जो हाथ में जो सबके सामने हुआ, सबसे बेसिक जरूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, गवर्नेंस होनी चाहिए। इस मामले में जब तक ये तीनों चीजें नहीं होगी तब तक कोई भी इंडस्ट्री और कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट हाउस आपके यहाँ विश्वास नहीं जताएगा। हमारे यहाँ लैंड है, हमारे यहाँ एनर्जी है, हमारे यहाँ मैन पावर है, हमारे पास से मिनरल्स है, रिसोर्सेज है, लेकिन हमारे यहाँ पानी नहीं है। और कांग्रेस ने जब से देश आजाद हुआ उसके बाद से यहाँ पे पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तमाम प्रयास किए, चाहे वो जी सुन पा रहे हैं हम आपको? जी, चलिए, शायद कुछ करेक्शन उनमें खामी आ गई है। खैर, वो वापस लौटे, तब तक मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। एक देखिए, उन्होंने बड़ा एक मुद्दा, अच्छा जी यादव साहब आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो हमेशा से काम किया, चाहे इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में लानी हो, चाहे जवाई बांध बनाना हो, चाहे माई डैम बनाना हो, चाहे कोटा बैरज बनाना हो। तमाम तरह के जो जल से की समस्या राजस्थान में थी, क्योंकि ये रेगिस्तान का इलाका है और 40-50% इलाका जहाँ पे सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं थे, पीने को पानी उपलब्ध नहीं था, और वो काम कांग्रेस की सरकार ने जब से देश आजाद हुआ तब से किया। तो बेसिक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बेसिक आपके पास मैन पावर है, मिनरल्स है, रिसोर्सेज चाहिए। वो देश वो है जहां पे 1947 में 5 मेगावाट बिजली बनती थी, और किस हालात में बनती थी, और आज हर गांव में, हर ढाणी में बिजली है, सड़क है। तो ये कांग्रेस का जो विजन था, उस विजन के कारण से ये राजस्थान। लेकिन यादव साहब, कांग्रेस के मैं गहलोत सरकार की बात करूं, उन्होंने विदेशी निवेश को लेकर तो नहीं, लेकिन प्रवासी राजस्थानियों को लेकर कोशिशें की। क्यों नहीं सोचा गया उस वक्त, उस दौर में, कि सिर्फ प्रवासी राजस्थानियों को ही क्यों, राजस्थान से बाहर के, देश से बाहर के निवेशक भी तो हो सकते हैं। हाँ, एक कोशिश जरूर की थी गहलोत सरकार ने, मुझे याद आ रहा है 2020 में चीन में उस वक्त ये बात थी कि चीन से जो इन्वेस्टर्स हैं, करीब 1000 जो कंपनियां हैं, वो वहां से शिफ्ट होना चाह रही हैं। तो उस वक्त जरूर यहाँ के जो उच्चाधिकारी थे, IAS लेवल के जो अधिकारी थे, सीनियर IAS थे, उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी, उनको एक टास्क फोर्स दिया गया था। लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा इतनी कोशिशें नजर नहीं आती। इंडिया स्टोन मार्ट रहा, लेकिन वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक फील्ड को लेकर रहा। किस ओपन फील्ड इन्वेस्टमेंट के लिए, ओपन फील्ड यहाँ पर रिसोर्सेज को देखते हुए गहलोत सरकार की तरफ से उस वक्त ये कोशिशें कामयाब होती हुई नजर क्यों नहीं आई? प्रभात जी, प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन था, उससे राजस्थान के बाहर जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, व्यापारी थे, उनको सबको आमंत्रित किया गया था। प्रवासी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ भारत में थे, भारत के बाहर भी, जैसे एलन मित्तल साहब थे, बाहर थे। मैं समझ गया, पर वो सिर्फ राजस्थानी थे, प्रवासी राजस्थानी। मैं कह रहा हूँ दूसरी बात, कोरिया, जापान, चीन, अमेरिका, वहां के इन्वेस्टर्स को क्यों नहीं? वो एक क्या होता है, आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। वो भाजपा वो है जिसने FDI का विरोध किया, भाजपा वो जिसने डिजिटल
डिजिटलाइजेशन का विरोध किया। भाजपा वो है जिससे कंप्यूटराइजेशन का विरोध किया। भाजपा वो यादव साहब पता क्या होता है, पता मैं बताता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट। यादव साहब होता क्या है, कभी भी कोई नई चीज जब आती है ना तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स को लेकर थोड़ा सा संशय रहता है, लेकिन जब चीजें लगता है कि वो चीजें देश के लिए हितैषी है, देश को आगे बढ़ा सकती है, तो फिर उसको लेकर जो विरोध शुरू में होता है, जरूरी नहीं है कि वो विरोध हमेशा रहे। शुरू में सबके सवाल हो सकते हैं तो विरोध भी हो सकता है। जी मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, देश आजाद हुआ तब 5 मेगावाट बिजली उत्पादन होता था और इस देश का टैक्स रेवेन्यू कितना था, 5,000 करोड़ रुपए, और आज कितना है, 45 लाख करोड़ रुपए। आप बेसिक फर्क देखिए इस देश में पिछले 65 साल 70 साल में इस देश में क्या किया। IIT कांग्रेस ने दी, एम्स कांग्रेस ने दिए, IIM दिए, क्योंकि जब तक आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक आप नहीं सुन। एजुकेशन का रेशियो क्या था, आज एजुकेशन का रेशियो क्या है, तो तमाम लोग एक चीज, अभी मैं 1-2 दिन पहले किसी का कोट सुन रहा था कि साहब जब देश गरीब था, विकास कर रहा था, तब एजुकेशन फ्री में मिलती थी, और आज जब हमारे मोदी जी कहते हैं कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बनाएंगे, तब एजुकेशन सबसे महंगा सेक्टर हो गया। वहां पे यानी कि पेरेंट्स को लूटा जाता है। तो आप विजन को बीजेपी ने झूठ बोल करके इस देश को गुमराह करने का काम किया। उन्होंने निवेश की तरफ विदेशी निवेश की तरफ आई है। मैं उसी में आ रहा हूँ। तो जब कांग्रेस ने इस देश में 85 के बाद में इसके देश में 85 तक ये देश एक तरफा विकास कर रहा था, और 85 के बाद में जब ये बांटने और काटने की बात करने लगे, कपड़ों से पहचानने लगे, तब से इस देश में जो हालात बने हैं वो बहुत विकट हालात है। तो इसलिए इस देश में जो नैरेटिव भाजपा चला रही है, RSS चला रहा है, उस नैरेटिव को बदलना पड़ेगा, विकास के मुद्दों पे आना पड़ेगा। आज ये कह रहे हैं कि साहब 11 महीने में हमने बहुत विकास किया। इस देश का भविष्य क्या है? इस देश के बच्चे, इस देश के युवा, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा पिछले 7 महीने से। देश का भविष्य क्या, इस देश का, इस प्रदेश का इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या सुझाव है आपके? इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या सुझाव है? इन्वेस्टमेंट के लिए आपका लॉ ऑर्डर चाहिए, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपका गुड गवर्नेंस चाहिए। बीजेपी सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने का काम किया। मैं चलिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आपका सवाल हो सकता है, और गुड गवर्नेंस के तो पूछो ही मत। जहाँ पे मुख्यमंत्री को उनका बड़ा बाबू कहता है कि साहब ये नहीं सुने तो आप मेरे को बताना। मैं चलिए ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आपने एक सवाल किया, मैं उसको आगे बढ़ाता हूं। श्याम जी के पास आना चाहूंगा। श्याम जी देखिए, संगठित अपराध जिस तरह से बढ़े हैं, और खैर देखिए नीमराना, वहां पर काफी उद्योग लगे हुए हैं, अलग अलग जोन बने हुए हैं, लेकिन नीमराना में हालांकि अभी ये हम ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा हमारे लिए एक तसल्ली की बात है कि वहां पर जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वहां पर जो फिरौती मांगी जाती हैं, पर्चियां डाल दी जाती हैं, गोलियां चल रही हैं, उसका उद्योग जो वहां पर औद्योगिक क्षेत्र है वो कम से कम उससे बचा हुआ है। लेकिन इस तरह संगठित अपराध की जो घटनाएं होती हैं, उद्योगपति जो होते हैं उनको धमकियां दी जाती हैं, उनसे रैंसम मांगा जाता है, आपको नहीं लगता कि ये एक बड़े हर्डल हो सकता है यहाँ पर? इस जगह पर इस तरफ भी सोचा जाना जरूरी है, ताकि अगर उद्योग लगाने को लेकर यहाँ पर कोई सोचता है तो कम से कम अपनी सुरक्षा को लेकर तो वो अपने आप को तसल्ली बख्श माने। देखिए प्रभात जी, निश्चित तौर पर जिस प्रकार अशोक गहलोत ने जिलों को बनाए थे नए, वो इसको देख करके नहीं बनाए। अगर ये जिला खेड़ली की जगह अगर भिवाड़ी बना दिया गया होता तो जो आज CL यादव जी कह रहे हैं उस समस्या का समाधान किया जा सकता, लेकिन नहीं बना। तो इसलिए राजनीतिक तौर पर जो फैसले किए गए थे उसका किस तरह का प्रभाव पड़ता है ये भी आपने देखा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि राजनीतिक तौर पर फैसले करने की बजाय प्रदेश के हित में फैसले करने से निश्चित रूप से होता है। अगर वहां अगर आपके जमाने में अगर SP लगाया गया था ग्रामीण, तो फिर वहां पे जिला बनाने की जरूरत थी नहीं थी। आपने जिला खेड़तल को क्यों बनाया ये मुझे नहीं पता, राजनीतिक फैसला था। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से पहले लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की प्रयास किए गए थे, मैं उसकी सराहना करता हूँ। SP लगाया ग्रामीण, नहीं मैं तो कह रहा हूँ ग्रामीण SP लगाया, मैंने उसकी सराहना की, उसके अंदर गलत नहीं। लेकिन आपने जिला बनाने का जो फैसला किया वो निश्चित तौर पर राजनीतिक फैसला था, वो गलत किया गया। अब मैं कह रहा हूँ जिस प्रकार सुनील अरोड़ा हुआ करते थे, आपने सुना होगा नाम, जो भारत के निर्वाचन आयुक्त भी रहे, वो जब उद्योग विभाग देख रहे थे, RICO के चेयरमैन हुआ करते थे, तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत के जमाने में उन्होंने जिस प्रकार से विदेशी निवेश का ला करके जो कुछ करने का प्रयास किया वो सराहनीय। आज भी देखिएगा, मैं कह सकता जो जापानी जोन जो बना है, कोरिया का जोन बना है, विकसित है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन आज की स्थिति में जब मुख्यमंत्री जी जापान गए, कोरिया गए और वहां से कुछ करके आए हैं MOU, निश्चित रूप से विदेशी यहाँ पर आकर के
अपना अपना व्यापार शुरू कर सकता है, क्योंकि एक बड़ा संस्थान होता है, उसको सब चीजों की नॉलेज होती है किस प्रकार से स्थापित हो, और वो सब चीजें उठा करके जिस प्रकार से कह रहे हैं। हाँ, वो आपने देखा एमओयू तो निश्चित रूप से बहुत व्यापक पैमाने पर, जितनी बड़े तादाद में जितने हम सुन रहे हैं उतने एमओयू करने की बात हो रही है। अब हर जिले को कह दिया एमओयू करो, एमओयू तो कर लेगा, लेकिन वास्तविक रूप से धरातल पे उतारने के लिए निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ, जिस प्रकार से मैं कह रहा था, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा, मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने एक सेशन भी रखा एक दिन का 11 तारीख को, जो लघु उद्योग है उनके लिए एक अलग से सेशन रखा है सरकार ने। मैं कह सकता हूँ हमारे उद्योगों को पनपाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम बाहर से लाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे बीमारू उद्योग पड़े हुए हैं और जिस प्रकार का हम छोटे उद्योगों को कैसे पनपा सकते हो, उस पर भी हमको यहाँ पर ध्यान करने की जरूरत है। बाहर के आकर के तो कुछ कर जाएंगे, लेकिन हमारे उद्योग पनपेंगे नहीं पनपेंगे, किस प्रकार से स्थिति बनेगी। हाँ, उस पर ये बात सही है कि 4 साल हमारे पास हैं, और जो हम एमयू कर रहे हैं उस एमयू को धरातल पे उतार पाने में किस तरह से सक्षमता बनाए रखेंगे। हाँ, इस पे जरूर है अभी तो, क्योंकि देखिएगा प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, मेरे को लगता है प्रधानमंत्री जी इसका इनॉग्रेशन भी करेंगे, और एक बड़ा आयोजन जिस प्रकार से बीजेपी के शासित राज्य पहले कर चुके हैं, कई राज्यों में प्रधानमंत्री जी भी गए हैं और उन्होंने वाहवाही लूटने का प्रयास किया, और राजस्थान में भी मेरे को लगता है कि देखिए आयोजन तो सफल होगा निश्चित रूप से, आयोजन में तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो एमओयू जिसके साथ कर रहे हैं उसके साथ जिस प्रकार से भी शैलेश जी भी कह रहे थे, आईएएस लगा देने से काम नहीं चलता। शैलेश जी, उनको कोई मतलब नहीं है, आईएएस तो लगा दोगे क्या फर्क पड़ेगा उसके, एक देश को एक आईएएस क्या संभालेगा, एक जापान को एक आईएएस कौन कितना कर सकता है, ये भी बताया जापान में कितनी बार जा पाएगा, किस तरह की समस्या का समाधान कर पाएगा। एक अच्छा है कि आईएएस लगाने का प्रयास किया, लेकिन उस आईएएस को अधिकार क्या है, अगर उसको पूरे अधिकार देकर के अगर कहा जाए कि भाई ये फैसला लेने में सक्षम होगा, चाहे कोई सा भी विभाग हो, वो सीनियर आईएएस अधिकारी को यदि सक्षमता दी जाएगी और कहा जाएगा कोई जरूरत नहीं है वो फैसला करेगा, तो सारे विभागों को मानना पड़ेगा। यदि इस तरह का अधिकार अगर मुख्यमंत्री जी देंगे तो निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूँ कि कुछ सफलता मिलेगी, क्योंकि देखिए अधिकारों को दिए जाने के बिना कोई सफलता नहीं मिल सकती। अब आपके पास समस्याएं 10 आ रही है, चीफ सेक्रेटरी करेंगे फैसला, अब चीफ सेक्रेटरी फैसला करेंगे तो फिर वो अधिकारी करेगा क्या। बिल्कुल आपने सही कहा, इस तरह की कुछ चीजें, ये जो तारतम्य और इनके सामंजस्य की जो कमी है ना, आपने सही कहा, सही सवाल उठाया। मैं शैलेश जी आपके पास इसी सवाल के साथ आना चाहूंगा। देखिए इस बार भजनलाल सरकार ने एक नई चीज बनाई और वहां पर ये कहा कि सिंगल पॉइंट इन्वेस्टमेंट जो इंटरफेस है वो लॉन्च भी किया गया। वसुंधरा राजे की सरकार में रिप्स जो है उसको लॉन्च किया गया था, सिंगल विंडो सिस्टम है, एमनेस्टी, कई तरह की चीजें यहाँ पर लाई गई। लेकिन मेरे पास पिछली बार जो एमओयू हुए थे, मैं वसुंधरा सरकार की बात कर रहा हूं, उसमें जिस तरह के सवाल आए थे, जो निवेशकों के जो सवाल थे, जो जिस तरह के हर्डल्स का उनको सामना करना पड़ा, मैं सिर्फ 2-3 का जिक्र करूंगा, उसमें आप समझ जाएंगे कि हर्डल्स किस तरह के होते हैं। और सिंगल विंडो सिस्टम होने के बाद भी जो आपस में सामंजस्य नहीं है विभागों का, उसकी वजह से क्या दिक्कतें आती है। मसलन जैसे स्वीकृत भवन प्लान रिलीज नहीं किया गया, न्यायिक प्रक्रिया में था, इस वजह से 90 के बाद नामांतरण खोला नहीं गया, भूमि रूपांतरण नहीं किया गया, रूपांतरण की कार्यवाही लंबित थी, पालिका स्तर पर कार्यवाही को लंबित कर दिया गया, पत्रावली वहां से निस्तारित नहीं की गई, और जेडीए के टाउन प्लानिंग शाखा के स्तर पर मामले को लंबित कर दिया गया, एग्जीक्यूटिव कमेटी की 12 जो बैठक हुई थी उसमें पत्रावली नहीं पेश की गई। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। ये इस तरह के सवाल हैं जो निवेशकों को यहाँ पर जिस उत्साह के साथ वो यहाँ पर आते हैं वो उत्साह उनका ठंडा पड़ जाता है। जो मेरा पहला सवाल था अफसरशाही की वजह से, इसका सामंजस्य कैसे बने। सिंगल विंडो सिस्टम सिर्फ कहने भर के लिए नहीं होना चाहिए, उसमें एक ही विंडो पर सारे काम हो जाए, वो हो नहीं पाता, क्योंकि आगे जब पत्रावली दूसरे डिपार्टमेंट में जाती है तो वहां पर वो अटक जाती है। ऑनलाइन सारा सिस्टम करने के बावजूद क्या उसकी कोई समय सीमा निर्धारित करते हुए इन निवेशकों को उस आंकड़े तक जो वो पहुंचे हैं उस तक को सुनिश्चित किया जाए, उसके लिए क्या विशेष इस बार किया गया है। देखिए प्रभात जी, अब सबसे बड़ी जो सरकार की उपलब्धि है वो अभी जैसे श्याम जी भी कह रहे थे कि हमारी सरकार के द्वारा आईएएस लिस्ट पहली बार ऐसा हुआ है। देखिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई शुरुआत करनी पड़ती है। जब हमने पहली बार में इस तरीके का आयोजन किया, ये बड़ी उपलब्धि है ताकि निवेशक को अपना निवेश सुरक्षित लगे। दूसरी बात, किसी भी जो बाहर से निवेशक आ रहे हैं, जिस तरीके से हम कंट्रीज वाइज जोन बना रहे हैं, जिस तरीके से हम कंट्रीज वाइज काम कर रहे हैं, उस तरीके से अब इस समिट के अंतर्गत पवेलियन बनेंगे कंट्रीज वाइज,
तो एक एक IAS जिसको अभी से किसी भी कंट्रीज के हिसाब से लगाया गया है, उनके साथ उनका सामंजस्य बैठेगा और पूरी प्रक्रिया के दौरान लगातार उनको आ रही समस्याओं को समाधान के लिए वो एक माध्यम, सीधा माध्यम होगा। अब खुद कोई भी निवेशक आए, उसको ये नहीं पता उसको किसके पास जाना है, लेकिन अगर उसके पास कोई भी एक IAS जो उस देश के लिए होगा और उस देश उसकी सारी समस्याओं को विभिन्न विभागों के माध्यम सुलझाएगा, तो एक बहुत बड़ी सुविधा होगी जिसके माध्यम से कामों को आसानी रहेगी। काम होते हैं, समस्या होती है, लेकिन समाधान करने के लिए प्रॉपर चैनल होना, और चैनल के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक एक देश के लिए एक IAS लगाए गए। इसी तरीके से आप देखिएगा कि चाहे वो कोई भी समस्या हो, खुद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपने आज देखा किस तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज नगर निगम भी, JTA भी, तमाम अफसर तमाम उनको लेके गए, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो, स्वागत की, आवभगत की, क्योंकि व्यापारी को लाने का बहुत बड़ा, निवेशक को लाने के लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और उसके बाद अगर वो समस्या के साथ लौटे तो ये सरकार के लिए निराशा का भाव है। पूर्ववर्ती सरकार में आपसे शैलेश जी, मैं माफी चाहूंगा आपसे, क्योंकि 1 मिनट का समय, एक बार कुछ काउंटर देना चाह रहे हैं हमको यादव जी 1 मिनट में प्लीज कोशिश कीजिएगा, क्योंकि समय पूरा हो चुका है। शर्मा जी कह रहे थे कि भिवाड़ी को जिला क्यों नहीं बनाया। कांग्रेस की हमेशा से नीति रही है सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। भिवाड़ी ऑलरेडी डेवलप है और इस प्रदेश की डेमोग्राफी बहुत बड़ी है, इसलिए छोटे छोटे जिलों को, छोटे जगहों को डेवलप करना, जो डिस्ट्रिक्ट बनाया 17 डिस्ट्रिक्ट बनाने का कॉन्सेप्ट ये था। दूसरी बात, जिस प्रकार से MOU चल रहा है, MOU पेड़ लगाने के लिए MOU हो रहा है, गेट बनाने के लिए MOU हो रहा है, और आज भजन लाल जी और उनकी पूरी सरकार जयपुर में आने जो भ्रमण कर रही है, पर्यटन कर रही है, तो उनको ये कचरे के ढेर दिखेंगे क्या। और रही बात ये जो बेसिक चीजें जो कांग्रेस ने की, कांग्रेस की जब 2019 में सरकार आई, चुनाव के बाद में सबसे पहले उन्होंने इस प्रदेश का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक चीजों के ऊपर फोकस किया। आपको ध्यान होगा, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना आई, रिप्स 2019 आई, एमनेस्टी स्कीम 2019 आई जो अटकी हुई थी। रिप्स वसुंधरा जी के टाइम में कभी नहीं आई, रिप्स पहली बार कांग्रेस सरकार उसके बाद 2022 में वो वापस लेकर आई थी जी। हाँ, 2019 में कांग्रेस सरकार ही लेके आई, फिर कुछ अमेंडमेंट के साथ 2022 में कांग्रेस सरकार आई। सबसे बड़ा जो टैक्स विवाद थे GST आने के बाद में, जिसके कारण से व्यापारी और उद्योगपति और तमाम लोग दुखी थे, परेशान किया जा रहा था, और एक टैक्स टेररिज्म डेवलप हो गया था, उसके लिए कांग्रेस की गहलोत सरकार एमनेस्टी स्कीम लेके आई। तो बेसिक चीजों पे काम करने के बाद में कांग्रेस ने 2000 में इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस किया, यानी 2021 में जब 1.5 साल कोरोना चला, उसके बाद आपने सही कहा, ये यादव साहब आपने जी माफी चाहूंगा आप, लेकिन आपने सही कहा कि एक CGST वाला, हालांकि इस पर बहुत लंबी भी डिबेट हो सकती है, लेकिन टैक्स को लेकर अगर कोई खामियां हैं, जमीन के रूपांतरण को लेकर कोई खामियां हैं, उसको लेकर उन खामियों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से वो आंकड़े जो हैं MOU के वो बिगड़ते हैं। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ये पूरी कोशिश कर रहे हैं और खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो इससे उम्मीद जगती है कि पिछली बार के जो भी अनुभव रहे हैं, चाहे राइजिंग राजस्थान से रहे या फिर गहलोत सरकार के वक्त इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने को लेकर जो भी कोशिशें की गई, उनमें जो खामियां रही हैं, मुझे लगता है कि उन सब खामियों को गौर किया गया होगा, तभी इस वजह से इस बड़े स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री खुद दौरे कर रहे हैं देश के, विदेश के, और आज खुद जगह पर पहुंचे हैं, वहां पर उन्होंने देखा खामियों को कैसे दूर किया जा सकता है। उम्मीद जताई जानी चाहिए, और ये भी बात सही है कि जो खामियां हैं उनको दूर करने के लिए कोशिशें की जानी चाहिए। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि राजस्थान की जो ये दौड़ है, ये दौड़ भारत को भी और तेजी से आगे लेकर जाने में मददगार साबित होगी, इस उम्मीद के साथ कि इस बार का रिसर्जन राजस्थान बड़े आंकड़ों के साथ सफल होता हुआ नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। खास खबर में इतना ही, नमस्कार।